नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा जगत में रोज नए बदलाव हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा जी हैं। समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट लाया है। उस पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। सर, यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट लाया है, क्या मामला है सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जिसको कहते हैं 2020, जिसके तहत सारी शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण की तरफ ले जाने वाला डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारा जो शिक्षा के ऊपर जो हमारा तवज्जो था उसको घटा दिया गया है। जहां हम 5 पेपर पढ़ाते थे, 5 पीरियड पढ़ाते थे, आज 3 पीरियड में सीमित कर दिया गया है। जहां हम 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता था 2 घंटे में कर दिया गया है। जहां हम लोग कोर पेपर्स को ज़्यादा ध्यान देते थे ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं और ज़िंदगी में उनका काम आएगा, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, केमिस्ट्री में हो, हिस्ट्री में हो। आज उन पेपर्स का कोई अता पता नहीं है और उस जगह पर सिट इंडिया फिट इंडिया टाइप का कोर्सेस है और साथ साथ योगा कराने की क्लासेस है, जिसके ऊपर भी पेपर है। जिन लोगों ने अपने कभी बेंड भी नहीं किया, अपनी सारी मिडनाइट ऑयल बर्न किया पढ़ाई लिखाई में, आज उनको योगा भी कराना पड़ रहा है। तो एक मजाक का माहौल बन गया है और उसमें जो छात्रों का भयंकर लॉस हो रहा है और शिक्षकों का जो वर्कलोड है वो घट गया है। जो स्टूडेंट्स का जो टाइम होना चाहिए था पढ़ने के लिए और मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, वो खत्म हो गया है। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स आज के तारीख में उनका पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, स्वाभाविक बात है। और साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी एक माहौल बन गया है। जबकि आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये कहती है जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाता था, आज हम उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं। सीयूईटी का रिजल्ट के नाम पर देरी में रिजल्ट आता है और इतना देरी में एक पूरी नीतिबद्ध तरीके से उसको किया जाता है ताकि बेसब्री का बांध टूटे और सारे बच्चे 2.5-3 महीना कोई इंतजार नहीं करता। तब तक दिल्ली से भी कोई पुणे जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक सेक्शन के जगह पर 10-10 सेक्शन फ्लोरिश हो रहा है। ये उनका डिजाइन है और लगभग 30-40% सीट दिल्ली विश्वविद्यालय का खाली पड़ता है। जो हमारा ओवरफ्लोइंग एडमिशन होता था आज वो नहीं है। ग्रामीण एरिया से जो लड़कियां, जो बच्चे आना चाहिए था वो नहीं आ पाते हैं। ये सीयूईटी एग्जामिनेशन अर्बन सेंटर्स में होता है। 10 दिन 12 दिन के लिए कौन सा माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को लेकर के आए और किराए का होटल लेकर के रहे और अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। तो सामाजिक परिवर्तन का जो एक सपना था जिसको कि यूनिवर्सिटीज पूरा कर रही थी, उस रोल से भी यूनिवर्सिटीज को वंचित कर दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है, ना शिक्षा सुरक्षित है। जो सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है और ये जो सर्विस कंडीशंस अभी आया है ड्राफ्ट, वो भी उसी लाइन पर है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का है, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट का है, एक्सटेंडेड प्रोबेशन का है और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। परमानेंट टीचर का कोई जिक्र नहीं है, वो परमानेंट रखना ही नहीं चाहते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को घुसाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में जवाब में उन्होंने बताया कि लगभग 15,000, और हमारे पास आंकड़ा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 15,000 कुछ, ये जो देश में सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटीज में 15,000 लग चुके हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ट्रिपल आईटीज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, सब जगह पर लग चुके हैं। तो लगभग 18,000 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का अपॉइंटमेंट हो चुका है और उसमें उनको चाहिए कि कोई क्वालिफिकेशन की, उसमें साफ लिखा हुआ है यूजीसी डॉक्यूमेंट में कि उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में कोई भी आदमी आकर के ये कहेगा कि मैं एलिजिबल हूं और जिसको आप मदद करना चाहते हैं 15-20 हजार 30 हजार में रुपया में लग जाएगा वो। तो ये नहीं चाहते हैं कि परमानेंट फैकल्टी यहां पर टिके। वर्कलोड ध्वस्त हो चुका है, कल कोई भी ऑडिट होगा हमें वो सरप्लस सिद्ध कर देगा और ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। इसमें हमारा अगर हमारी जरूरत नहीं रहेगी तो हमारा नियुक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा, सवाल ये भी है। सर, एक सवाल ये भी है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बता रहे हैं, जब ये बन रहा था और जब इसका महिमा मंडन किया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको बहुत महत्वाकांक्षी बताया। आप बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए ये आत्मघाती हो सकता है। तो सर, ऐसे विरोधाभास
कैसे चलेगा? शुरू से इसके ऊपर कोई बहस नहीं किया गया जी। महिमा मंडन करने वाले महिमा ही गाएंगे, गुणगान ही करेंगे, स्वागत ही करेंगे, लेकिन शिक्षाविदों से, शिक्षा जगत से सही रूप से किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं दिया गया। ये तो इंडस्ट्रियल जो उनका जो फोकस है, जो उद्योगपति घराना को इनको सौंपने का है, उसी को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, जहां सरकार का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा और सारा धन हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ये इकट्ठा हो नहीं सकता है। आज सेमिनार रूम बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, आज हॉस्टल बनाने के लिए आज एफा का लोन लेना हो रहा है। लोन और ग्रांट में तो फर्क है ना। लोन का अमाउंट चुकता भी करना पड़ेगा और वो चुकता कौन करेगा? अब यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी, हॉस्टल के लिए भी हर जगह के लिए लोन ले रहे हैं। उसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है? जो हॉस्टल कंप्लीट हो रहा है वो छात्रों को अनबियरेबल हो रहा है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से या साधारण वर्ग का परिवार का बच्चा आज उस हॉस्टल में रह नहीं सकता है। अब दूसरी बात आती है कि पहले अगर आप इसको देखेंगे, ये जो नया दस्तावेज आया है अभी, ये सर्विस कंडीशन का, ये बिल्कुल एनईपी का जो सोच है उसको परिलक्षित करता है। पहले 10% का एक कैप होता था कि 10% आप कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 10% रख सकते हैं। अब वो कैप को हटा दिया ताकि जितना मर्जी चाहे आप इसको लगा करके रख सकते हैं। उनको टांग करके रखिए, पैसा कम देते हैं। और जो हमारा एडहॉक था उस पोजीशन को भी इन्होंने खत्म कर दिया। एडहॉक को पूरी सैलरी मिलती थी, आज एडहॉक का पोजीशन खत्म हो गया। अब गेस्ट फैकल्टी के नाम पर जिसको रखते हैं उस बेचारे का कोई इनकम ही नहीं है, उसको मैक्सिमम 55,000 रुपया मिलेगा, किसी को 55,000 रुपया नहीं मिलता है और उससे जबरदस्ती सारा काम कराया जाता है, जबकि उसके लिए कोई फायदामंद नहीं है। उतना पढ़ा लिखा आदमी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं शुरू से कहता था, अगर आप मूंगफली खिलाएंगे तो बंदर आएंगे और शिक्षा व्यवस्था में बंदरों को जरूरत नहीं है, बुद्धिमान लोगों का जरूरत है, शिक्षावान लोगों का जरूरत है, टॉपर्स की जरूरत है। उनका पलायन हो रहा है। दूसरी बात आता है, ये कहते हैं कि नोटेबल कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आपका प्रमोशन होगा, आपका अपॉइंटमेंट होगा। अगर जिस आदमी ने पढ़ाई लिखाई किया है उसका वो कंट्रीब्यूशन है, उसने अच्छे नंबर, अव्वल दर्जे में उसने नंबर रखा, इतने साल उसने पढ़ाई लिखाई किया, क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं है? एक विषय के ऊपर उसने महारथी हासिल किया है, वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उस कंट्रीब्यूशन को कहते हो कि उसके ऊपर नोटेबल कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए कुछ रखा हुआ है। वो कहां भटकेगा? वो एनजीओ में काम करेगा, किस फील्ड में जाकर के काम करेगा, क्या करेगा वो? तो फिर अपना पढ़ाई लिखाई कब करेगा? अब किसको ये नोटेबल समझेंगे? ये भी तो बात है ना। ये दूसरे लोगों को छांटने के लिए, अपना जिनको लगाना चाहते हैं उसको समझने के लिए ये नोटेबल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा उसमें बहुत गुण दिखाई देगा। अरे आपने तो वाह वाह क्या कर दिया। तो ये एक तरीका है जिसमें कि हमारे शिक्षक सफर करेंगे और अच्छे लोग सफर करेंगे। ये कहते हैं कि आपको सेमिनार देना होगा, लेक्चर देना होगा। देखिए, ये एक मैच्योरिंग बिजनेस है शिक्षा। आप क्लासरूम में जाएंगे, आप स्टूडेंट से भी समझते हैं, सीखते हैं। इसमें हमारे जो पिछड़े साथी हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो बिल्कुल इसमें असहाय महसूस करेंगे। और जो लेक्चर होगा किस टॉपिक के ऊपर होगा, क्या होगा, अब उनको पहले से सूचित कर दिया जाएगा कुछ लोगों को, और बाकी लोगों को ऑन द स्पॉट बताया जाएगा। इस प्रकार का धंधा नहीं चलना चाहिए। अब जहां तक बात है, ये कहते हैं कि प्रमोशन जो होगा वो भी आपका ड्यू डेट से नहीं मिलेगा। आज प्रमोशन हर कोई चाहता है कि हमारा समय पर हो जाए, लेकिन उसके लिए आपका रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम या जो भी चीज की जरूरत है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जिस दिन आप क्वालिफाई कर जाओगे, जिस दिन आपके पास होगा या जिस दिन आपका आर्टिकल लिखा जाएगा, अब क्लासरूम टीचिंग में इस सब के लिए कोई रिसर्च का कोई तो वक्त नहीं है। आजकल टीचर एक नहीं काम कर रहा है। आज ये दुर्भाग्य है। और अब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी एग्जामिनेशन भी चल रहा है, ड्यूटी कर रहे हैं, इवेल्युएशन भी चल रहा है, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ साथ एग्जामिनेशन का आप जाकर के सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, क्लासरूम में क्लास में जाकर के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा रहे हैं। ये कोई 10 भुजा वाला व्यक्ति तो है नहीं।
है? और इसमें इन्होंने कर दिया कि भाई पीएचडी मैंडेटरी होगा, आपका जो लेवल 12 का प्रमोशन में पीएचडी मैंडेटरी होगा। जब हम लड़ करके लाए थे 6th पे कमीशन में सर्विस कंडीशन, हमने उसको मैंडेटरी नहीं रखा था। पीएचडी है तो ठीक है, एमफिल है तो ठीक है, नहीं किसके पास कुछ भी है वो भी एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा। जिनके पास पीएचडी था वो 12 साल में बनते थे, जिनके पास एमफिल था वो 13 साल में बनते थे, और जिसके पास ना एमफिल होता था ना पीएचडी होता था वो 14 साल में बनता था। अब तो जिसके पास पीएचडी नहीं है उसको तो वहां पर प्रमोशन में बैठने का भी योग्यता नहीं है। आपने कहा सर आप 6 पे कमीशन के लिए लड़े, आप लेके भी आए, लेकिन अब आगे 8 पे कमीशन और इन सब पे कोई बात नहीं हो रही है सर। 8th पे कमीशन का पार्लियामेंट में साफ तरीके से इन्होंने कह दिया कि हमारा सोच में भी नहीं है। 7th पे कमीशन में भी कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई। अब डीए को मर्ज करा दिया तो ये कोई बढ़ोतरी थोड़ी है, डीए तो है ही। एक पर्टिकुलर पॉइंट में जब डीए पहुंच जाता है तो मर्ज करेगा ही करेगा। ये तो डीओपीटी का नियम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और ये सारा चीज का नियम है, शुरू से है। हो सकता है कल उसको भी बिगाड़ देंगे, वो भी ना ऐड करे। तो ऐसे स्थिति में ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है ये बहुत खतरनाक खेल है। ये अग्निवीर टाइप का ये सारे यूनिवर्सिटी को बना देना चाहते हैं। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कतार में भी नहीं आ पाएंगे, और जो इनके पिछलग्गू हैं वो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे, उनको भी नहीं मिलेगा कुछ भी। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं डिग्री, उसको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी दे दे उसमें तो वो बम बम हो जाएगा। यही खटकता है इनको कि भाई इन लोगों को तनख्वाह क्यों मिल रहा है। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मोड में सारे शिफ्ट का, जैसे एनईपी डॉक्यूमेंट में है, मूक और स्वयं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब कुछ ऑनलाइन मोड में चलने के लिए ये कह रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। इसमें बच्चा नहीं समझता है तो उसका क्लैरिफिकेशन होता है, टीचर सवाल पूछता है। ऑनलाइन में तो एक तरफा वाला बात है कि हम बोलते जा रहे हैं, मन की बात है, आपने अपने मन की बात बता दिया, अब दुनिया को समझ में आए नहीं आए। लेकिन शिक्षा ऐसे नहीं चल सकती है। क्लासरूम में छात्रों का जो समझ है, क्या परिवार चला पाएंगे, क्या इज्जत से रह पाएंगे, घर से निकलने के लिए भी तो 500 रुपया की जरूरत हो। बहुत लोग वो भी आजकल मुसीबत में। तो रास्ता क्या होगा सर? रास्ता एक ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जैसे पंजाब ने किया, जैसे झारखंड ने किया, जैसे दूसरे राज्यों 1-2 राज्य और ने भी किया। राजस्थान ने भी किया, राजस्थान में किया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद पहला काम इन्होंने किया उसको खत्म कर दिया, और अगेन एनपीएस में वो चले गए। जी, आप मुझे बताइए कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या था राजस्थान का, वो क्या पैसा मांग रहे थे? 84,000 करोड़। ये पैसा बहुत वॉल्यूमस मनी है। ऐसे सारा देश भर का पैसा किसके जेब में जा रहा है, और हम एक एक पैसा के लिए तरस रहे हैं पेंशन के नाम पर। ये सुरक्षा वापस होनी चाहिए, शिक्षक इज्जत से रिटायरमेंट के बाद रह सके। 6th पे कमीशन में के समय में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम लोगों ने कोशिश करके जो भी लोग, तब तो पे बैंड 4 नहीं था, कुछ नहीं था पहले, तो जो टीचर पहले रिटायर कर गए थे, बहुत मिनिमम उनको पेंशन मिल रहा था, हमने कहा कि उनका क्या कसूर है, वो कैसे अपने जिंदगी यापन करें। तो सबको ला करके पे बैंड 4 का इनिशियल स्टेज में ला करके जितना अमाउंट उनका बन रहा था उसका 50% उनको पेंशन करवा दिया, ताकि वो अपने दवाई, अपने घर का खर्चा, ये सारा चीज को देख सके, मीट कर सके। सवाल है कि आज के तारीख में इन्होंने वाइस चांसलर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा। उन्हें वाइस चांसलर नहीं चाहिए, उन्हें मैनेजर चाहिए। प्रिंसिपल का कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा, उनको वहां पर मैनेजर ही चाहिए। तो शिक्षकों से क्या रखेंगे? वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखेंगे। तो ऐसे स्थिति में ये एक भयावह स्थिति है जी। दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी था, आज उसका सीट खाली पड़ना। हमारा एडमिशन को जानबूझ करके डिले इसलिए किया जाता है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10-10 सेक्शन बन सके, वहां पूरी स्ट्रेंथ में वो काम कर सके। चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वहां एडमिशन जो लोग लेते हैं सब एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार वो अपना धनराशि जुटाते हैं और वो 25 लाख रुपया देते हैं, फिर हर सेमेस्टर में पैसा देते हैं।
यहाँ हेफा का जो लोन लिया है इन्होंने, उसका भी बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ भी पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है आगे होकर के हमारा सैलरी भी इसको कनेक्ट कर दें, तो सब कुछ कर दे, तो यहाँ भी उतना से ज्यादा पैसा लग जाएगा। कौन आएगा? क्या सवाल आज उठता है, क्या शिक्षा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है या नहीं है? समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक हम क्रिटिकल फैकल्टी को डेवलप नहीं कर सकते। कंप्लीट एक खामोशी का माहौल है, डर, आतंक और भय का माहौल है। इस डर और भय को खत्म करना होगा जी। शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करना होगा जी। एक वक्त में कहा भी जाता था, प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य पॉलिटिक्स के आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन अब लगता है कि सब खतरे में है। जब से सत्ता में 2014 से आए हैं नरेंद्र मोदी, तब से सब कुछ खतरे में है। देखिए, आजकल कोई फ्री एक्सप्रेशन तो नहीं हो पाता है। जहां पर क्रिटिकल माइंड की मैंने बात किया, जब क्रिटिकली आप नहीं सोचेंगे कि सरकार का नीतियों में खामी क्या है, तो वो खामी कैसे भरा जाएगा? हर कोई जय जयकार में लगा हुआ है और हर समय में बिना डिस्कशन का इन्होंने ऐसे ही एनईपी को जय जयकार के किया। मैं तो शुरू से कह रहा था, ऐसे मेरे जैसे लोग, लाखों लोग ये बात कह रहे थे, किसी ने सुना उनकी बातों? अगर आप मातृभाषा में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप, हम क्यों विरोध करेंगे? अरे मातृभाषा में हो रहा है, मातृभाषा में हो रहा है कर करके बाकी सारा चीजों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी में बीओजी एक बन चुका है, वो फंक्शनल है। इसको कॉलेजेस को सेपरेट करेंगे एंड एवरी इंस्टीट्यूशन के पास एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा और कुछ पूंजीपति होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, और वो जो बीओजी है लगभग उसका कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखते हैं एक परमानेंट बीओजी बनेगा, क्योंकि कोई भी उसमें अगर किसी मेंबर को हटाते हैं तो वो बीओजी ही तय करेगा कि किस और मेंबर को लेना है। तो नेचुरली एक परमानेंट बीओजी हो गया। जो इनकमिंग मेंबर आएंगे कहीं से शुरू में, उसको हटा करके इन्होंने कन्वीनिएंट मेंबर्स में कन्वर्ट करा देंगे। और बीओजी का पावर और फंक्शन अगर आप देखते हैं, सब कुछ है। जो धरती पर कुछ भी हो सकता है, जो आसमान में हो सकता है, सब कुछ है। वो नया कोर्स चला सकते हैं, नया शिक्षकों को हटा सकते हैं, और वही एकेडमिक काउंसिल है, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो ये तो शिक्षा के लिए ठीक नहीं है ना। थैंक यू सर। ये हमारे साथ बात कर रहे थे आदित्य नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अब शिक्षा पे खतरा है, अब शिक्षकों पे खतरा है और पूरी यूनिवर्सिटी अब खतरे में है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।